तो स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर वीवर्स आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इंडिया में एज ए ट्रेड करने की गर्ज से आई थी। वो हिंदुस्तान से इंडियन गुड्स को इंटरनेशनल मार्केट में बेचने का काम करती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से जब उन्होंने यहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन को देखा तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता से हिंदुस्तान के ऊपर अपना रूल एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। और जिस तरह से हमने देखा कि 1757 में सबसे पहले बंगाल को कैप्चर किया, वहाँ पे रूल एस्टेब्लिश किया और 1857 तक यानी 100 ईयर्स में पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने क्या किया, गुलाम बनाया, कैप्चर किया और यहाँ पे अपना रूल एस्टैब्लिश किया। और सबसे पहले जो रूल एस्टैब्लिश करने वाली जो कंपनी जो थी उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो बेसिकली हिंदुस्तान में ट्रेड की गर्ज से आई थी लेकिन यहाँ की मालिक बन बैठी। ठीक है, तो ये आई कब थी? ये 16th सेंचुरी में आई थी। लेकिन लेट 18th सेंचुरी में वो क्या करते, वो इंडियन गुड्स को जो खरीदती थी यहाँ पे और इसको इंग्लैंड और यूरोप की दूसरी कंट्रीज में, यूरोपियन की दूसरी कंट्रीज में इसको इंपोर्ट करती थी। और वहां से इसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफी जो है प्रॉफिट जो है गेन किया। ठीक, और इसी टाइम में 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि इंग्लैंड जो है वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई। तो इंग्लैंड जो है पहली जो है, जिसका नाम दूसरा ब्रिटेन भी है, तो पहली दुनिया की कंट्री है जहां पे संतकारी जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई थी। और खाली इंडस्ट्रियलाइजेशन ही नहीं, वहाँ पे जो है आयरन, जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन में वहाँ पे टेक्सटाइल, आयरनेस में जो स्टील इंडस्ट्रीज वो भी जो है वो इमर्ज होना शुरू हो गई, उनकी भी ग्रोथ जो है वो वहाँ पे शुरू हुई। तो अब जो 19th सेंचुरी में जो ब्रिटेन में जो टेक्सटाइल जो है जो प्रोडक्शन होती थी वो मशीन के जरिए होती थी। तो इस तरह से ब्रिटेन जो है 19th सेंचुरी में जो है इंडस्ट्रियल नेशन जो है फारमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन ऑफ द वर्ल्ड बन गया। और साथ ही साथ में वहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्री तो सेटअप हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से वहाँ पे आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री भी जो है वो डेवलप होना शुरू हो गई। ठीक है, और इस तरह से वहाँ पे एक वर्कशॉप खुल गया जो दुनिया के लिए एक वर्कशॉप बन गया। और इस तरह से ब्रिटिशर को एक नया जो है वो एक नया नाम मिल गया। तो इस तरह से अब वहाँ पे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन तो बन गई, जो गुड्स तो प्रोड्यूस हो रहे थे, लेकिन उसके लिए कोई मार्केट चाहिए थी। तो इंडस्ट्रियल जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने जो इंडिया को एज ए बेस्ट मार्केट जो है वो देखा, क्योंकि हिंदुस्तान जो है एक वास्ट मार्केट है और वहाँ पे हम अपने जो है इंडस्ट्रियल गुड्स जो है वो बेच सकते हैं। तो इसी तरह से वो अट्रैक्ट हुए हिंदुस्तान की तरफ। और हम देखते हैं कि कुछ ही टाइम में हिंदुस्तान में जो पहले यहाँ पे जो ट्रेडिशनल वे से जो गुड्स तैयार किए जाते थे और उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचे जाते थे, और मेनली जो गुड्स यहाँ पे हिंदुस्तान में बनते थे वो स्पाइसेस और टेक्सटाइल था जो पूरे इंटरनेशनल मार्केट में डोमिनेट था। लेकिन ये जो इंटरनेशनल मार्केट में जाता था वो काफ़ी जो है फाइन होता था और उसकी काफ़ी कीमत होती थी। लेकिन हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग जो थे वो गरीब थे, वो इस हैंडीक्राफ्ट को खरीद नहीं पाते थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियल गुड्स जो मशीन मैन्युफैक्चर गुड्स जब हिंदुस्तान में आए तो यहाँ पे जो है मार्केट जो है ये जो है मैन्युफैक्चर गुड्स से, ब्रिटेन की मैन्युफैक्चर गुड्स से जैसे तूफान फिर गया, तूफान की तरह वहाँ जो वहाँ पे इंडस्ट्रियल गुड्स जो है वो हिंदुस्तान में पहुँच गए। इससे क्या हुआ, इससे जो इंडियन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री जो थी इसके ऊपर काफ़ी इम्पेक्ट पड़ा। ब्रिटिशर के गुड्स के आने की वजह से हिंदुस्तान के इंडियन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। तो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल थ्रू वर्ड्स। अब जो इंडियन टेक्सटाइल है इसको दुनिया में मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। जैसे हम देखते हैं कि जो हिंदुस्तान में जो है फाइन क्वालिटी में जो कॉटन जो है वो तैयार किया जाता था और इसको फिर यहाँ से जो है दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में, जिस तरह से मोसुल जिसको प्रेजेंट डे इराक कहते हैं, तो वहाँ पे जो है यहाँ से इसको वहाँ पे लिया जाता था। और इसको जो अरब मर्चेंट जो थे वो हिंदुस्तान से इसको जो इराक में लेते थे। तो इराक जो है बिफोर द मेडिवल पीरियड, इराक जो क्या था, ये है मेन सेंटर ऑफ ट्रेड था, क्योंकि बहुत सारे जो अरब मर्चेंट जो थे वो हिंदुस्तान से गुड्स वहाँ पे लेते थे, वहाँ से फिर उसको यूरोपियन कंट्रीज में जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता। यूरोपियन ट्रेडर जो है वो इराक में आते थे और इराक से फिर जो कॉटन वगैरह जो है
जो फाइन क्वालिटीज का था इसको लेते थे और इसको वो कौन सा नाम देते थे, मुस्लिम। तो मोसुल इराक का नाम था और वहां से जो ये कॉटन लिया जाता था और इसको जो यूरोपियन लोग जो है मुस्लिम का नाम देते थे। और इसी तरह से जब 1498 में जब पुर्तगीज वास्को डी गामा जब पहली बार हिंदुस्तान आया तो उसने सबसे पहले लैंड जो है कालीकुट, जिसको आज हम उसके बाद कोलकाता, आज कोलकाता कहते हैं, ठीक है। तो वो किस गरज से आए थे, वो इन सर्च ऑफ स्पाइसेस, मसाले की सर्च में आए थे। और वो जो ये कहाँ पे पहले ठहरे थे, वो केरला कोस्ट साउथ वेस्ट इंडिया में, ठीक है। तो द कॉटन टेक्सटाइल विच टुक प्लेस बैक टू यूरोप, और उन्होंने खाली स्पाइसेस ही नहीं बल्कि उन्होंने कॉटन भी जो है अपने साथ जो यूरोप में लिया। तो इसको यूरोप में जब पुर्तगीज ने जो कॉटन लिया उसको कालिको के नाम से जाना जाता था, लेकिन जो यूरोपियन ट्रेड जो मुसल से, इराक से लेते थे उसका नाम जो है मुस्लिम देते थे। और जो पुर्तगीज ने जो कालीकुट से लिया इसको वो किस नाम से जानते थे, कालिको के नाम से जाने जाते थे। और इस तरह से न जाने कितने बहुत सारे वर्ड्स के नाम से जो है इंडियन कॉटन को पहचाना जाता था। मुस्लिम, कालिको तो हमने देखा, लेकिन इसकी जो है वो पहचान जो है वर्ल्ड मार्केट में, बहुत सारे वेस्टर्न मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे नामों से जो है वो पहचान बनी हुई थी। अगर हम देखेंगे इन द ईयर 1730 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ऑर्डर करती है 589 लाख स्पीशीज, 5,89,000 पीसेस ऑफ क्लॉथ्स, 98 वैरायटीज, यानी कि इट मीन दैट यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ वैरायटीज में यहाँ पे जो कॉटन जो क्लॉथ जो है वो तैयार होते थे हिंदुस्तान में। सिल्क और कॉटन के क्लॉथ जो हिंदुस्तान में होते थे। इस तरह हम 1730 में देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ऑर्डर दिया था इंडियन ट्रेडर्स को, इंडियन मर्चेंट्स को, इंडियन क्राफ्टमैन को 5,89,000 पीसेस क्लॉथ के बनाने में। अगर हम देखें फ्यू वैरायटीज ऑफ क्लॉथ जो प्रोड्यूस टाइम होते थे, चिंड जो है, कोसिस जो है, बदनना जो है, कसिम बाजार, पटना, कालीकोट, ओडिशा और चारपुर। और जिस जगह में ये जो कॉटन जो है बनाए जाते थे, ये बुने जाते थे और जो नाम दिया जाता उसी के नाम से ये इलाके भी मशहूर हो जाते थे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंडियन टेक्सटाइल यूरोपियन मार्केट्स में, इसका क्या रोल था, इसकी क्या पहचान थी। इंडियन टेक्सटाइल बिकम पॉपुलर इन द मेनी यूरोपियन कंट्रीज। अब इंडियन जो टेक्सटाइल जो था, जो क्योंकि फाइन एक तो वैरायटीज होती ही थी, लेकिन इसमें जो क्राफ्टमैनशिप जो वो भी फाइन वैरायटी के डिफरेंट डिजाइन डाले जाते थे। इस तरह से इंडियन टेक्सटाइल जो है पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज में, एटलीस्ट इंटरनेशनल मार्केट में काफी जो है फेमस थी। दिस मेड वूल एंड सिल्क मेकर्स इन इंग्लैंड प्रोटेस्ट। अभी क्या हुआ, जो इंडस्ट्रीज जो इंग्लैंड का जो कॉटन होता था वो नहीं बिकता था, क्योंकि फाइन क्वालिटीज का नहीं होता था। इस तरह से इंडस्ट्रीज ने क्या किया, जो कॉटन एंड सिल्क वहां पे बनाते थे इंग्लैंड में, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि आप जो इंडियंस से जो कॉटन एंड टेक्सटाइल जो इंपोर्ट करते हैं इसके ऊपर बैन करें। तो 1730 में क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इंडिया से जो कॉटन एंड टेक्सटाइल जो इंपोर्ट किया जाता है उसके ऊपर बैन लगा दिया। और जो एक्ट जो पास किया उसको कालिको एक्ट के नाम से जाना जाता है, ताकि जो उनका इंडस्ट्रीज का ये मानना था कि अगर इंडियन इंपोर्ट नहीं होगा तो हमारा जो कॉटन जो है ये पूरे वर्ल्ड मार्केट में बिकेगा। एट द टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैड जस्ट बिगन, और उस टाइम जो है अभी शुरुआत ही जो है इंडस्ट्रीज की इंग्लैंड में हुई थी जब ये एक्ट जो है वो बनाया गया था 1720 में। तो इंग्लिश टेक्सटाइल प्रोड्यूसर, क्योंकि जो इंग्लिश जो टेक्सटाइल प्रोड्यूसर जो थे वो उनके लिए मुश्किल था, क्योंकि वो कंपीट जो है इंडियन टेक्सटाइल के साथ जो कंपीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो फाइन क्वालिटीज में क्राफ्टमैनशिप और डिफरेंट डिजाइन नहीं कर सकते, क्योंकि मशीन जो है एक सिमिलर तरह की जो है वो कपड़े जो तैयार करती है, लेकिन इंडियन जो है वो हैंडीक्राफ्ट से डिफरेंट जो है डिजाइन का जो तैयार करते थे। जिस तरह से जो अमीर लोग जो होते थे इंग्लैंड में वो हैंड वेविंग जो है सबसे ज्यादा जो है प्रेफर करते थे। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को, ताकि वो प्रिवेंट कर सकें, ताकि इंडियन टेक्सटाइल जो इंग्लैंड में इंटर न कर सके, ठीक है। और इस तरह से टेक्सटाइल प्रोड्यूसर जो है उन्होंने क्या किया, जो इंग्लैंड के टेक्सटाइल प्रोड्यूसर थे उन्होंने भी जो इंडिया में जिस तरह से प्रिंटिंग होती थी, डिजाइन जो तैयार किया जाता था व्हाइट मशीन के ऊपर, तो उन्होंने भी जो उसी तरह का जो है वो क्लॉथ जो तैयार करना चाहा और उसी तरह की जो प्रिंटिंग जो है वो इंग्लैंड में शुरुआत की, ठीक है। तो ओवरकम द स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इंडियन टेक्सटाइल यूरोपियन मार्केट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो मशीन जो है वो डेवलप करना शुरू कर दी, ताकि जो हैंड वेविंग से टाइम वेस्टिंग है और इससे जो कपड़ा तैयार होता है बहुत कम तैयार होता है, इसमें टाइम वेस्ट ज्यादा होता है और वो काफी महंगा बनता है। अब उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश जो थे, जो टेक्सटाइल वीवर्स जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक
ऐसी मशीन इन्वेंट करना शुरू कर दिए जिससे वो एक ही टाइम में फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकें, और इससे क्या होगा, उनका टाइम भी बचेगा और जो है वो ज़्यादा महंगा न बन सके। तो 74 में स्पिनिंग जेनी जो है उसने उसने एक स्पिंडल जो है वो जो ऑपरेट किया था, जिसकी वजह से जो चरखा जो है, स्पिंडल हम चरखे कहते हैं, ताकि वो कुछ ही शॉर्ट पीरियड में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो तैयार कर सकें। क्योंकि पहले जो है वो हाथ से ऑपरेट करना पड़ता था, लेकिन अब जो है स्टीम इंजन की वजह से वो ऑपरेट करते थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन टेक्सटाइल इन द वर्ल्ड मार्केट। इंडियन टेक्सटाइल और वर्ल्ड मार्केट। इंडियन जो था, इंडिया वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। हिंदुस्तान जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन था। कब? बिफोर द कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल। कि बंगाल 1757 से पहले जो है वो बंगाल के कैप्चर होने से पहले, यानी कि उसके कंट्रोल में आने से पहले, ब्रिटिश के कंट्रोल में आने से पहले हिंदुस्तान जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जो है वो कॉटन था पूरे वर्ल्ड के लिए। इंडियन टेक्सटाइल आर वेल नोन फॉर इस फाइन गुड, क्योंकि हिंदुस्तान का जो कॉटन था वो पूरी इस क्वालिटी के लिए पूरे हिंदुस्तान में, जो पूरे मुल्क में जाना जाता था, पूरे वर्ल्ड में जाना जाता था, और इसकी क्राफ्टमैनशिप के जो है वो वजह से वो पूरी दुनिया में जाना जाता था। अब जो देवर एक्सपोर्टेड टू ईस्ट इंडिया, अब जो ये जो तैयार किया गया जो ये होता था ये कॉटन टेक्सटाइल, ये पहले जो है साउथ एशियन कंट्रीज में बेच जाता था, जैसे जावा, सुमात्रा एंड पंजाब एंड वेस्टर्न सेंट्रल एशिया में, ठीक है। लेकिन विद द एडवेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनने क्या किया, इसको जो है हिंदुस्तान में वो खरीदना शुरू कर दिया। तो और इन्होंने क्या कर दिया, इस टेक्सटाइल को यूरोप में इसको बेचना शुरू कर दिया। तो क्योंकि जो यूरोपियन जो इंग्लिश इंडिया कंपनी जो आई ही इसलिए थी ताकि वो इंडिया से रॉ कॉटन और जो हैंडीक्राफ्ट जो तैयार किया जाता है इसको यहाँ से खरीदे, सस्ते दामों में खरीदे, उसको वर्ल्ड मार्केट में जो है वो क्या करें, इसको जो है ज्यादा प्राइस में बेचे। थैंक्स। तो कल हम जो नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।